कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ ये बॉडी जा रही है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ से ये बॉडी जा रही है। खतरे वाली बात आ गई। देखा जाए शॉक को किससे हम डायग्नोस करें, क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिले कि हमारा माइंड एक्टिव हो जाए कि ये पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है या शॉक के उनके अलावा कोई डायग्नोस सही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है शॉक। आप सभी ने कहीं ना कहीं शॉक के बारे में सुना होगा कि पेशेंट शॉक में जा रहा है। अब शॉक का क्या मतलब है कि इनएडुकेट ब्लड सप्लाई इनएडुकेट होगा। ठीक है जी। अब इनएडुकेट का क्या मतलब है, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं। इस सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को एनर्जी चाहिए होती। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ज़ाहिर सी बात है, ब्लड सप्लाई होगी तो एनर्जी आ जाएगी। तो इन केस जो ब्लड सप्लाई होती है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को मीट करती है, ये होती है हमारे पास एडुकेट ब्लड सप्लाई। लेकिन कभी कभार ऐसे कंडीशन हो जाती है कि ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है और बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत कम बनती है। एज अ रिज़ल्ट बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो डैमेज होकर वो डेथ की तरफ जा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं भाई इनएडुकेट ब्लड सप्लाई। ये डेफिनेशन है। लो ब्लड सप्लाई नहीं कर सकते इनएडुकेट, जो कि मेटाबॉलिक स्टेटस को मीट नहीं कर सकता। ठीक है। अभी इनएडुकेट ब्लड सप्लाई है तो याद रखने के 3 पॉइंट्स हैं। जैसे कि ब्लड सप्लाई बहुत कम होगी तो हाइपोटेंशन होगी। ठीक है, हाइपोटेंशन हो सकती है। अगर हाइपोटेंशन है और ब्लड सप्लाई इनएडुकेट है तो ऑक्सीजन कम हो सकती है, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन है। ठीक है, उनके लिए न्यूट्रिशन भी कम आ सकता है। न्यूट्रिशन ही है जो कि बॉडी को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर देती है। इन केस आपने इनको ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये सेल्स डैमेज भी हो सकते हैं और सेल इवेंचुअली ये डेथ भी हो सकते हैं। तो लाजमी है डायग्नोस के बाद 6 आवर के अंदर आपको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था शॉक। अब शॉक में सेल खुद न खुद ब खुद रिस्पांस देते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी कोशिशों से इस शॉक को रिकवरी की तरफ ले पाएँ। ठीक है, कितना कोशिश करते हैं वो आज वाली इस वीडियो में समझते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस इसको हम बोलते हैं कि भाई शॉक को मीट करना, जिससे ब्लड सप्लाई बहुत कम हो रही है। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो बॉडी इस रिज़ल्ट क्या करेगा? ब्लड सप्लाई कम है तो हाइपोटेंशन है, मतलब बीपी कम आ रही है। अब बीपी कम है तो क्या करेंगे? फिजियोलॉजिकल रिस्पांस भाई एक्टिव हो जाएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये जैसे एक्टिव हो जाएगा, आपको पता ही है कि ये फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में एक्टिवेट होता है। ठीक है, स्ट्रेस वाली कंडीशन में जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा कि ये सिग्नल्स भेजेंगे। कहाँ से सिग्नल्स भेजेंगे? टुवार्ड्स द हार्ट को बोलेंगे भाई ये क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई बहुत कम आ रही है, क्यों? फिर ये सिग्नल जाएंगे, सिग्नल को वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हार्ट इनको इंटरप्रेट करेगा कि ये मुझे कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही बोल रहा है। तो हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी वाले से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इसी वाले से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइपोक्सीमिया से बच सकते हैं, शॉक से बच सकती है सेल्स। ठीक है, दूसरा जो रिस्पांस आ रही है वो रस सिस्टम से आ रही है, जो कि किडनी वाला सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे किडनी को पता चल रहा है कि कार्डियक आउटपुट कम आ रही है। ठीक है, तो लेकिन क्या करें? रेनिन को सीक्रेट करने में हेल्प करता है। जैसे रेनिन को सीक्रेट करता है तो रेनिन आपको पता ही है कि भाई एल्डोस्टेरोन को, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। अब ये एल्डोस्टेरोन जैसे प्रोड्यूस होती है, एल्डोस्टेरोन के 2 काम हैं। एक भाई वेजो कंस्ट्रक्टर है, भाई पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर है। ये क्या करता है कि ये वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इसी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाता है। हमें ये बीपी चाहिए ताकि क्यों बीपी इंक्रीज हो, ताकि जो पीछे जो ब्लड आ रहा है उनको पुश करे टिश्यू के अंदर। ठीक है, उनके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारे पास है एल्डोस्टेरोन का काम, जो कि सोडियम को रिटेंशन करवाता है, सोडियम को इंक्रीज करवाता है। अब आपको पता ही होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोडियम लव्स वाटर। जैसे ही सोडियम इंक्रीज होगा तो वाटर को खुद के साथ लेके जाएगा। तो सोडियम इंक्रीज होगा, वाटर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली ये बीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि भाई सेलुलर चेंज इन शॉक।
ठीक है, शॉक में सेल्स किस तरह रिस्पांस करते हैं और कैसे ये एनर्जी बनाते हैं, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए होती है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में है ये, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नॉर्मल है, ठीक है, ब्लड सप्लाई एडुकेट है, एडुकेट ब्लड सप्लाई है ऑफ ब्लड। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन एडुकेट आ रही है, एडुकेट ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इधर रिजल्ट क्या चीज़ हमें मिलती है, ये जब ब्रेक डाउन होती है, ये ब्रेक डाउन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी किस सूरत में भाई, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, शहनशाह की सूरत में। एटीपी भाई वो एक शहनशाह है, ये एनर्जी एटीपी की सूरत में स्टोर होता है, रिलीज़ होता है, फिर सेल इनको स्टोर करता है। सेल को जब भी कभी भी जिस तरह और जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उस एटीपी को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है भाई। तो इन केस, क्योंकि अब शॉक में तो ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है ना, तो शॉक में ब्लड सप्लाई भी कम है, ब्लड सप्लाई भी कम है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी कम है, ऑक्सीजन कम है तो मेरे भाई एरोबिक जो रेस्पिरेशन होगा, इन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिशन तो नहीं होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक और जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं भाई एन एरोबिक रेस्पिरेशन हिस्सा लेगा, एन एरोबिक जैसे हिस्सा लेगा तो न्यूट्रिशन की जो ब्रेकडाउन हो रही है इन दी लेक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन बहुत कम है। तो आप मुझे बताइए अब ऑक्सीजन कम है तो कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस करेगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एक चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं भाई लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये ब्रेकडाउन तो होगा, जाहिर सी बात ब्रेकडाउन होगा, लेकिन इनके साथ लैक्टिक एसिड भी बनेगी। अब लैक्टिक एसिड जिससे बन रही है तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ ये बॉडी जा रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ से ये बॉडी जा रही है। खतरे वाली बात आ गई, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो बहुत ही खतरनाक है। अब एबीजीज को रिकॉल करें, क्योंकि मैंने आपको एबीजीज पढ़ाया था, वो एबीजीज आपको अब याद रहा होगा। अच्छा, उनके अलावा यहाँ पे ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज क्योंकि एरोबिक नहीं है तो ग्लूकोज एनर्जी वो कहाँ से बनेगी, ठीक, एनर्जी बनेगी भाई अमाइनो एसिड्स प्लस लिपिड्स के साथ, ठीक है। अमाइनो एसिड मीन्स प्रोटीन और लिपिड के साथ ये ग्लूकोज बनेगा। अब जिस प्रोसेस में ग्लूकोज इन्वॉल्व ना हो और एनर्जी बने अमाइनो एसिड लिपिड से, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये सिंपल सा टॉपिक जो कि सेल को बहुत ही दिक्कत हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ शॉक। अब देखिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ये इनका असल हकीकत नहीं है, ये हकीकत इन केस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया, आपको पता है कि लैक्टिक एसिड पेशेंट को फटीग की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है भाई। कितना मुश्किल हो रहा है सेल के लिए। तो ये था सेलुलर रिस्पांस, सेल इसी हवाले से इन दी शॉक, ये नॉर्मल था, नॉर्मल में सेल कैसे रिस्पांस किया और जबकि एबनॉर्मलिटी में कैसे रिस्पांस किया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं भाई, हाइपोक्सिया हो गया तो हाइपोक्सिया से हमने निमोनिक्स बनाया HHI। अब HHI से क्या मुराद है, कहीं भी हाइपोक्सिया हो जाए तो हाइपोटेंशन वाली कंडीशन हो जाएगी मेरे भाई। हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर कम हो रही है, ये हर हाइपोक्सिया की कंडीशन नहीं है, ये ओनली इन शॉक की कंडीशन, ठीक है। उनके अलावा अगर हाइपोक्सिया है तो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो जाएगा, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास में इस्कीमिया, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट है तो टिश्यू परफ्यूम भी इनएडिक्वेट होगा, तो सेल्स को कम ब्लड मिल रही है, इसी वजह से इस्कीमिया भी हो सकता है। क्योंकि आप तो बड़े मास्टर हैं। अब इस्कीमिया से क्या मुराद है कि लो ब्लड सप्लाई बॉडी के सेल्स को नुकसानदायक है, तो इसी वजह से ये जो हमारे पास था भाई हाइपोक्सिया से जो टर्मिनोलॉजीज और सेलुलर चेंजेस इन शॉक। अब देखा जाए शॉक को कैसे हम डायग्नोस करें, क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिले कि हमारा माइंड एक्टिव हो जाए कि ये पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है या शॉक के उनके अलावा कोई डायग्नोस सही नहीं। तो भाई अर्ली साइंस है हमारे पास अल्फ़ा की सूरत में हमने निमोनिक्स बनाया अल्फ़ा से। अब ए से क्या मुराद है भाई, एंजाइटी है, ए से मुराद एंजाइटी है, ठीक है, या एजिटेशन। अच्छा, एल से मुराद है भाई
लाइट हेडेडनेस, लाइट हेडेडनेस आपको पता है कि लाइट हेडेडनेस क्यों हो रही है? ऑक्सीजन कम है, पेल कंडीशन वगैरह कंडीशन है। तो पी से मुराद भाई पेल कूल एंड क्लेमी स्किन, पेल कूल एंड क्लेमी स्किन, ठीक हो गया। अच्छा एच और ए से मुराद है भाई, एच से क्या मुराद है? अब हार्ट रेट जो है वो बढ़ गया, क्योंकि ये तो आप कोशिश करेगा हार्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप इसकी वाली कंडीशन हो रही है, बॉडी कंपनसेट करने का तरीका सोच रहा है, ठीक है। और ए से क्या मुराद है? अभी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, आपको पता है कि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस से क्या मुराद है? कि भाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कम हो रही है और उनके अलावा कुछ मेंटली इंस्टेबिलिटीज़ भी हैं। अच्छा उनके अलावा अगर देखा जाए लेट साइन सिम्टम आपको अगर देखने मिले तो उनमें से ए निमोनिक्स मूड, MOD, एम से क्या मुराद है? वही मेंटल स्टेटस जो कि अब नॉर्मलिटीज़। और से मुराद है भाई ओलिगोयूरिया, आपको यूरिन बहुत कम मिलेगी, ओलिगोयूरिया मीन्स लो यूरिन, ठीक है। डी से मुराद है भाई डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर वैसे बहुत कम हो रही है तो हाइपोटेंशन वाली कंडीशन हो जाएगा। और एक्सट्रीम वीकनेस, बंदा खुद बेदार हो जाएगा और कमज़ोर सा हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट भी स्टेज ऑफ शॉक, ठीक है। ये किस स्टेज में कितने स्टेज हैं भाई? शॉक के 3 स्टेज हैं। एक तो है भाई कॉम्पनसेटरी इफेक्ट, दूसरा हमारे पास जो है प्रोग्रेसिव स्टेज, तीसरा इरिवर्सिबल स्टेज। अब कंपनसेटरी स्टेज में बॉडी कोशिश कर रही है कि इस शॉक को रिकवर करने के लिए कोई ना कोई अल्टरनेट तरीका ढूंढे। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि अल्टरनेटिव में 2 सिस्टम से एक्टिव हो जाते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा रास सिस्टम, ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रही है। तो याद रखना कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रही है, उनके अलावा हार्ट रेट वगैरह इनके रिलेटेड जो भी चीज़ें वो नॉर्मल हो रही है, ठीक है। ये था कंपनसेटरी इफेक्ट स्टेज। इनके इस कंपनसेटरी स्टेज जो नॉर्मल हो गया, लेकिन हर पेशेंट में ये सिचुएशन नहीं हुआ। कभी कभार ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें कंपनसेटरी जो स्टेज है उनसे शॉक बढ़ रहा है, तो इस बढ़ने वाली कंडीशन को बोलते हैं भाई प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव से क्या मुराद है कि भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ये शॉक अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है भाई? बीपी लो हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, नॉर्मल नहीं हो रहा। उनके अलावा बाकी जो वाइटल साइंस भी हैं हमने कोशिश तो की लेकिन वो कम हो रही हैं, तो इसी हवाले से वाइटल साइन इंस्टेबिलिटी है। तीसरा जो स्टेज है दैट इज़ खतरनाक, डेंजरस जो स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल का क्या मुराद है कि भाई बॉडी अब ऐसी कंडीशन में जा रही है कि वापस रिकवरी की तरफ मुश्किल आ जाए। इनकेस आ जाएगा तो टाइम लगेगा। इनमें से ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, ऑर्गन फेलियर जैसे कि किडनी फेलियर होगा, ठीक है, लिवर फेलियर हो सकता है, या उनके अलावा कुछ और जो कार्डियक फेलियर हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल, उनके अलावा जो भी साइन सिम्टम्स होंगे वाइटल साइन वो हेमोडायनामिकली इनस्टेबल होगा, मतलब एबनॉर्मल होंगे, ठीक है। तो ये स्टेज थी शॉक के।